हाँ, अगला टॉपिक है हमारा सीसी। इसके अंदर अपन सीसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, एनसीएफ से संबंधित और जो हमारे एनसीएफ 2005 आरटी है उनसे जो भी प्रश्न आता है वो इसमें कवर करेंगे अपन। सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूज एंड कंप्रेसिव एवल्यूशन है, सतत। हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन है। हाँ, अगला है जो सीसीए किस शिक्षा नीति की सिफारिश पर है? ये 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखो, राष्ट्रीय पहली शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? पहली शिक्षा नीति 1968। दूसरी शिक्षा नीति 68 का उल्टा कर दिया। दूसरी शिक्षा नीति कब है? 86। नवीनतम कौन सी है? 2020। आरटी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये 2009। इससे भी कौन कौन से जो आपके प्रश्न बनेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। अच्छा, अभी जो हमने देखा था सतत और व्यापक मूल्यांकन, दो शब्द है, एक सतत मूल्यांकन और दूसरा व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन में सतत शब्द का क्या मतलब है? कि केवल वार्षिक परीक्षाएं लेना, समय समय पर निरंतर मूल्यांकन करना, और मासिक परीक्षा लेना या खेल गतिविधियां समय समय पर निरंतर मूल्यांकन लेना है, समय समय पर लेते रहना, साल भर ये चलता रहता है। और एक शब्द और आता है कि व्यापक मूल्यांकन। तो इस व्यापक का क्या अर्थ होता है? केवल बौद्धिक विकास करना, केवल खेल, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और केवल भाषा है। तो व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो जाएगा? संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। दोनों अर्थ समझ में आ गया? सतत और व्यापक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीसी किस कक्षा से किस कक्षा तक लागू किया गया है? 1 से 8। 1 से 8 तक है, 8 तक चल रहा है। सीबीएसई में 10वीं तक चल रहा है। हाँ, अपने राजस्थान में पहली से 8वीं तक चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीसी में कौन सी दो श्रेणियां होती है? तो इसमें एक तो शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक, दोनों। जो पढ़ा रहे हैं वो भी है और पढ़ाने के साथ साथ में गतिविधियां भी करवाते रहते हैं, वो हो जाता है सह-शैक्षणिक है। अच्छा, राजस्थान में सीसी कब लागू किया गया? राजस्थान में सीसी 2010 से लागू किया गया था। 2010 में, जहां पे, हाँ 11, सॉरी 11 है, हाँ 11 में। कहां से लगाया गया है? जयपुर और अलवर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया। 2011 याद करेंगे इसमें, क्या आएगा? 2011। पहले शुरू में केवल 2 जिलों में चालू किया था। कौन कौन से? जयपुर और अलवर। 3 चरणों में चालू किया गया। पहले शुरू 2 में, वहां सक्सेसफुल रहा। जहां जहां भी ये लिखा हुआ आ जाए पायलट प्रोजेक्ट, इसका मतलब वहां से टेस्ट किया जा रहा है। यदि सही तरीके से या अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर हम इसको और विस्तार करेंगे। तो पहले आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया है 2011 में, 11-12 सेक्शन से चालू किया था। फिर 12-13 में और विस्तार किया और 13-14 से फिर पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। अच्छा, सीसी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य छात्रों को पास करना, छात्रों की समग्र उन्नति देखना, बोर्ड परीक्षाएं समाप्त करना, छात्र को अनुशासन में रखना। छात्रों की समग्र उन्नति, ये सीसी का उद्देश्य है। सीसी में जो रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? हाँ, उसका प्रगति पत्रक जो होता है। अभी इसमें ग्रेडिंग देते हैं कि बच्चे की, हाँ, कितना उसने
परिवर्तन हुआ है, कितना सीखा है। सीसी के तहत मूल्यांकन कितनी बार किया जाता है? साल में एक बार, महीने में एक बार, सतत रूप से हर 6 माह में। तो ये सतत रूप से चलता रहता है, कंटिन्यू चलते ही रहता है। हाँ। मापन का अर्थ, मापन और मूल्यांकन दो होते हैं। तो मापन में क्या होता है? संख्या द्वारा व्यक्त करना। संख्या, कितना नंबर आ रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं वो क्या है? मापन है। और मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छात्रों की योग्यता जांचना, जानना है ना, जानना, ये है मापन का। मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? उद्देश्य, प्रक्रिया, तकनीक और सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा। मापन में तो क्या होता है, इसका उद्देश्य रहता है कि नंबरिंग देना है, नंबर देना, कितने क्या नंबर आ रहा कर रहा है। जबकि मूल्यांकन में उसमें उद्देश्य में भी हो जाता है समग्र विकास करना और अलग अलग प्रोसेस लगाना, प्रक्रिया लगाना, तकनीक लगाना, ये हो जाता है, अंतर है। परीक्षा परिणाम क्या दर्शाता है? जो भी रिजल्ट आ रहा ना, अधिगम स्तर बताता है, शिक्षक की योग्यता बताता है, स्कूल का स्तर बताता है, बोर्ड की गुणवत्ता बताता है। अधिगम स्तर, किसने कितना अधिगम किया है, कितना सीखा है, ठीक है, ये उसका परिणाम का मतलब है कि बच्चा ने कितना क्या सीखा है। हाँ, नेक्स्ट है अगला कि मूल्यांकन का आधार क्या है? मूल्यांकन जो लेंगे वो किस पर लेंगे? पाठ्यक्रम। अरे आधार बेस तो जो मूल्यांकन लेंगे तो किसका लेंगे? एक पाठ्यक्रम रहेगा, उस पाठ्यक्रम का हम मूल्यांकन करेंगे कि इसमें से बच्चे ने कितना सीखा है। कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया के अंत में होता? लास्ट में कौन सा होता? समापन, समापनात्मक मूल्यांकन है। और मूल्यांकन का प्रकार जो सीखने के दौरान किया जाता है, निरंतर या रूपात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? मूल्यांकन की पूछ रहा है, केवल अंक देना ये तो मापन है, व्यक्तिगत विकास को समझना, प्रश्न पत्र बनाना, गृह कार्य देना, ये हो जाएगा व्यक्तिगत विकास को समझना, ये मूल्यांकन की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, सारे होना चाहिए। विश्वसनीयता में यह आ जाता है कि वैधता में तो जिसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस चीज का, वो उसमें गुण होना चाहिए, तो इस पक्ष का हम मूल्यांकन लेना है तो वो चीजें होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता में क्या आएगा कि किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, ठीक है ना। आपके जो होमवर्क शीट पर पेपर होते हैं ना, होमवर्क शीट परीक्षा हो रही, ये कौन सी परीक्षा है? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। इसका मतलब आप भी चेक करोगे तो भी उतने ही नंबर आएगा, दूसरे भी चेक करेंगे तो भी उतने ही नंबर आएगा। पब्लिक 100 आदमी से चेक कराओ, नंबर वही रहेगा। बार बार चेक करने के बाद में भी यदि नंबर चेंज, नंबरों में डिफरेंट नहीं आता, उसको परीक्षा को कौन सी बोलते हैं? वस्तुनिष्ठता। यदि निबंधात्मक ऐसे लिखने वाला होता है, मुझे चेक करने के लिए देंगे तो मैं अलग नंबर दूंगा, दूसरा चेक करेगा तो वो अलग नंबर देंगे। और विश्वसनीयता, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए कि जो नंबर बच्चे का जैसे आ रहे हैं, वाक्य में जितना पढ़ा है उससे नंबर होना चाहिए। अधिगम के आरंभ में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? प्रारंभिक मूल्यांकन, एफ है ना। कौन सा मूल्यांकन छात्र की योग्यता का पूर्ण विश्लेषण करता है? समापन, ये लास्ट में जो होता ना, कौन सा मूल्यांकन छात्र की योग्यता का पूर्ण विश्लेषण करता है? व्यापक मूल्यांकन, व्यापक छात्रों की योग्यता का पूर्ण, अंत आ जाता है कि वर्ष के अंत में कौन सा आपका फिर है? समापनात्मक। लेकिन पूर्ण विश्लेषण कर रहा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा।
नेक्स्ट, मूल्यांकन का उपयोग होता है अध्यापन सुधारने में, छात्र को फेल करने में, अंक देने में और गृह कार्य देने में। मूल्यांकन का उपयोग किसमें? अध्यापन सुधारने, अध्यापन सुधारने में। यदि बच्चा नहीं सीख पाया है तो वापस उसको किस तरीके से सिखाया जाए, सीख गया है तो फिर आगे बढ़ना है। हाँ, वैधता, मूल्यांकन में एक शब्द आता है वैधता। वैधता का क्या मतलब होता है? समय की पाबंदी, वही मापना जो मापा जाना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि, उत्तर सीट, वही मापना जो मापना चाहिए। तो उस मूल्यांकन को कौन सा मूल्यांकन बोलते हैं? वैधता। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? एफ है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रिपोर्ट कार्ड भरना, विद्यार्थियों की सहायता करना, ग्रेड देना और चयन करना। तो विद्यार्थियों की सहायता करना है, बच्चे को सहायता करते करते हुए उसको पढ़ाया जाए, जहां टुकड़ों में करके, छोटे छोटे टुकड़ों में जहां भी अटकता है उसको बता करके आगे बढ़ाते रहे। व्यापक मूल्यांकन किस क्षेत्र को शामिल करता है? व्यापक मूल्यांकन में केवल बौद्धिक, केवल सामाजिक, संपूर्ण व्यक्तित्व, केवल पाठ्य पुस्तक। तो व्यापक में क्या हो जाएगा? संपूर्ण व्यक्तित्व हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण है, ब्लूम का नाम सुना? वर्गीकरण किससे संबंधित है? मूल्यांकन के उद्देश्य। 3 उद्देश्य बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन्होंने 3 पक्ष बताए थे मूल्यांकन के, ब्लूम साहब ने। ब्लूम का टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, ब्लूम ने मूल्यांकन के कितने क्षेत्र बताए? कौन कौन से? ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक क्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मूल्यांकन में नहीं होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। पक्षपात हो रहा है तो फिर उसको अच्छा मूल्यांकन नहीं माना जाता है। सतत मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है? निष्क्रिय, और परीक्षा लेने वाला आकलन करता सक्रिय मार्गदर्शक, बच्चे का गाइडेंस करने वाला सक्रिय मार्गदर्शक रहता है। ओके, अच्छे मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रेरणा देना, डर पैदा करना ये तो नहीं है, डांटना ये भी नहीं है, नोटबुक चेक करना ये भी नहीं है, मोटिवेशन देना, प्रेरणा देना। मूल्यांकन शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस उद्देश्य से किया जाता है? मूल्यांकन शब्द छात्र के संपूर्ण विकास के लिए। सतत मूल्यांकन से क्या लाभ है? बच्चों को डराना, व्यवहार को समझना, परीक्षा परिणाम जल्दी देना, समय बचाना। तो छात्रों के व्यवहार को समझना, ये सतत मूल्यांकन के हैं लाभ। अगला है, मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, सांकेतिक और मानसिक है। तो मापन पूछ लेना तो मापन तो मात्रात्मक है, मापन क्या है? मात्रात्मक। जबकि मूल्यांकन क्या देता है? मूल्यांकन किस प्रकार का है? तो वो मापन जो है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मूल्यांकन जो है वो क्या है? दोनों ही है। हाँ, मूल्यांकन करना तो मापन, और मापन उसके अंदर शामिल है। मापन में केवल एक ही पक्ष में होता है, एक केवल नंबर देना कि इसके 50 में से कितने नंबर आए, 100 में से कितने नंबर आए। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक घटक है उद्देश्यों की स्पष्टता। पाठ्य पुस्तक, शिक्षक, प्रश्न पत्र, सबसे ज्यादा आवश्यक घटक है, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। मापन और मूल्यांकन में अंतर का उदाहरण है, क्या है? दोनों एक ही होते हैं, गलत है। मापन कठिन होता है, मूल्यांकन सरल होता है, ये थोड़ी बात है, कोई अंतर नहीं।
मापन में अंक देते हैं और मूल्यांकन में विश्लेषण करते हैं। समापनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समापनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है वर्ष के अंत में प्रदर्शन की समीक्षा करना। छात्रों की कमजोरी जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? कमजोरी जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? सतत कंटिन्यू रखो ताकि पता चलता रहेगा कि कितना वो पढ़ रहा है, किस किस में उसकी कमजोरी है। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? रचनात्मक क्षमता को जानना। ठीक है। सीसी में मुख्यतः किस प्रकार की गतिविधियां होती है? सारी खेल भी होते हैं, कला, व्यवहार और योग्यता। सीसी रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड किस आधार पर दी जाती है? सतत गतिविधियों के आधार पर। और अच्छे मूल्यांकन में प्रश्नों की विशेषता होती है एक जैसे, विविध स्तर, कठिन और अस्पष्ट है। विविध स्तर अलग अलग स्तर के होते रहते हैं, जिसमें संख्या, ज्ञान वाला, बोध वाला, समझ वाला, है ना, इस टाइप के प्रश्न रहते हैं। फीडबैक का मूल्यांकन में क्या महत्व है? फीडबैक लेना, सुधार हेतु सुझाव, क्या इसमें सुधार किया जाए। मूल्यांकन उद्देश्य निर्धारित नहीं होता। कौन सा मूल्यांकन उद्देश्य निर्धारित नहीं होता? समापनात्मक, प्रारंभिक, सतत, यादृच्छिक। यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब समझो? बिना देखे कभी भी अच्छा नक्शे कोई सी भी, तो ये सब थोड़ी होता मूल्यांकन। नहीं भाई, पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी के दिमाग में आ जाए, कभी बोले नहीं बच्चों को भी मूल्यांकन होगा करेगा, गुरुजी की जब इच्छा होगी तभी चालू कर दे, ऐसा नहीं। सतत होना चाहिए ना। समापनात्मक ये भी है, जो शुरू में फर्स्ट में होगा प्रारंभिक, और सबसे बीच में ये सतत चलता रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा ये। मूल्यांकन में रचनात्मकता किसके द्वारा मापी जाती है? कुछ प्रोजेक्ट दो भाई, ये काम करो, देखिए चित्र बनाओ, है ना, ऐसे कुछ काम दिया जाएगा, इसे मापा जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा चरण है? मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो सतत ही है। मूल्यांकन सतत चलता रहता, प्रारंभ से चालू होकर निरंतर चलता हुआ लास्ट तक चलेगा। राजस्थान में सीसी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किस दस्तावेज का सहारा लिया गया? कौन सा लिया गया? सीसी हैंडबुक। ये एक किताब निकाली गई है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सीसी का ये मूल्यांकन लेना है। निदानात्मक मूल्यांकन दो होते हैं, एक तो नैदानिक या निदानात्मक बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? निदानात्मक है। अच्छा, आज गड़बड़ हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ, एक तो है निदानात्मक है और एक होता उपचारात्मक। उपचारात्मक, निदानात्मक में क्या होता है कि इसमें निदान का मतलब कारण जानना। हाँ, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसका कारण जानना, इसको क्या बोलेंगे? निदानात्मक। कारण जानने के बाद में उसको ठीक करना, वो क्या रहता है? उपचारात्मक। ये दो ही याद रखिए जी। वाह, तो इसमें क्या पूछा है? निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्या पहचानना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य कि केवल मापना है, विद्यार्थियों को अंक देना है, अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाना, परीक्षा परिणाम देना है। सी हो जाएगा, अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, कौन सा मूल्यांकन पहले दिन किया जाता? फर्स्ट में करते हैं प्रारंभिक।
फिर ये सतत चलता रहता है और लास्ट में समापनात्मक है। हाँ, सतत मूल्यांकन का प्रभावी उपयोग कब होता है? परीक्षा के दौरान, पूरे शिक्षण वर्ष में, साल के अंत में, छुट्टियों में। तो यही होगा हमारा पूरे शिक्षण वर्ष में, पूरे साल भर चलता है। चलो, ये तो था हमारा सीसी से संबंधित इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। अब बात करते हैं एनसीएफ। एनसीएफ से भी प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। हिंदी में क्या नाम है एनसीएफ का? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। इन्होंने एक पाठ्यक्रम मतलब बताया है कि किस स्तर पर कैसा कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कि प्राइमरी 5वीं तक बच्चों को क्या पढ़ाना है, फिर जो 8वीं तक बच्चा है उनको सिलेबस में क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, 9वीं 10वीं में क्या होना चाहिए, 11वीं 12वीं में क्या होना चाहिए, ये बताता कौन है? एनसीएफ 2005 में बताया गया। हाँ, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा परीक्षा केंद्रित 9, पाठ्य पुस्तक केंद्रित 9, शिक्षक केंद्रित 9। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालकों की रुचियां, बालकों की आकांक्षा, इनका ध्यान में रखते हुए शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने विज्ञान पर, संज्ञानात्मक कौशल पर, मौखिक परीक्षाओं पर, वार्षिक परीक्षाओं पर। तो संज्ञानात्मक कौशल पर बल देता है। अगला है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा का उद्देश्य क्या माना गया है? नौकरी प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना, बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना और परीक्षा पास कराना। तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना है। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 कह रहा है कि सतत और व्यापक होनी चाहिए। हाँ, एनसीएफ 2005 की सिफारिश के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक ये नहीं है, निरीक्षक, केवल अध्यापक की मार्गदर्शक। गुरुजी क्या होना चाहिए? गुरुजी बच्चों के मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण को कैसे देखा गया है? भाषा व्याकरण पर आधारित, मौखिक आधारित, संवाद और प्रयोग पर आधारित और याद करने पर आधारित। तो भाषा शिक्षण को कैसे देखा गया है? संवाद और प्रयोग। जैसे अपन बातचीत कर रहे हैं, भाषा वैसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से बच्चा बोलता रहता है उसी में ही पढ़ाना उसको चाहिए। एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा को कैसा बनाया जाना चाहिए? कठोर, अनुशासित, डर मुक्त, परीक्षा उन्मुख है। डर मुक्त बनाना चाहिए। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? यशपाल की अध्यक्ष, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। इसमें कितने फोकस बिंदु हैं? एनसीएफ 2005 के फोकस ग्रुप कितने बनाए गए? 21। और एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य शिक्षा में भागीदारी और रचनात्मकता लाना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई है? 1968। दूसरी 86। 1968 के अनुसार किस विषय को प्राथमिकता दी गई है? त्रिभाषा जो है उसमें बताया है कि जो शिक्षण है ना, विषय नहीं है, कौन सी भाषा लिखना चाहिए था यहाँ पे। भाई जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने वाला कौन कौन सी लैंग्वेज में है? तो त्रिभाषा। एक तो रहेगी इंग्लिश, एक तो इंग्लिश रहेगी और एक हिंदी। एक क्या रहेगी? हिंदी। या हिंदी की जगह पे दूसरा राज्य है तो उसकी राजभाषा, जो उस राज्य की राजभाषा है जो। और तीसरी कौन सी रहेगी? मातृभाषा। तीसरी कौन सी रहेगी? मातृभाषा, जिस भाषा में बच्चा बोलना लिखना या घर पे बोलता है। मम्मी की भाषा जो मम्मी बोलती है उसी को क्या कहते हैं? मातृभाषा। और बच्चा पहली कौन सी बोली बोलेगा? सबसे पहले कौन सी बोली?
मम्मी वाली, जो मम्मी बोलेगी वही लैंग्वेज बच्चा बोलेगा। शिक्षा के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत जीडीपी का योगदान 1968 में सुझाया गया है? तो 6%। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर, सबको समान अवसर। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके लिए शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यह आपके प्रश्न आया भी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब है? 1986। और ये किसके लिए शुरू किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1900 एनईपी, एनईपी का मतलब जानो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 के अनुसार महिला शिक्षा को क्या नाम दिया गया? महिला सशक्तिकरण या शिक्षा के माध्यम, ये वाला सी होगा, सी। शिक्षा के माध्यम से समानता, महिला शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से समानता नाम दिया गया। 1986 में संशोधित संस्करण को कब लॉन्च किया? 1992। जो भी कुछ कमियां रह गई थी, संशोधन कब किया गया था? 1992 में संशोधन किया गया। 1986 की नीति में किस योजना के तहत नवोदय विद्यालय की है? तो ये राष्ट्रीय नवोदय योजना, यही है। कौन सी प्रणाली 1986 में कौन सी प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है? नवाचार आधारित। ये शिक्षा में क्या लाया जाए? नवाचार, हाँ, नए नए चीजें लाई जाए ताकि बच्चे पढ़ सके। हाँ। 1986 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक और सामाजिक विकास। और आगे बढ़े, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार RTE 2009, ठीक है। जब भी ये शिक्षा का अधिकार या RT लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? RTE शिक्षा का अधिकार, ठीक है। पूरा नाम तो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। पूरा नाम तो क्या है इसका? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, पूरा नाम यह है। किस उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष। पहली क्लास में बच्चा कब आएगा? 6 साल का होगा तब। पहली में कब? 6 साल का। 8वीं तक, पहली से 8वीं तक ये जो बच्चा है, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 8वीं कक्षा में आएगा, 14 साल का हो जाएगा। 14 साल का हो जाएगा। तो कितने साल के बच्चों को RT में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 6 से 14 वर्ष, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है 6 से 14 साल का। एक तो बच्चे का मौलिक अधिकार है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता, किसी भी स्कूल में जाकर के वो पढ़ सकता, उसका ये अधिकार है, ठीक। दूसरा, फिर मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया, प्रत्येक अभिभावक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, हाँ, पूर्ण करवाए। तो यदि बीच में कोई बच्चा छूट भी जाता ना, तो गुरुजी की सबकी खैर नहीं है। बच्चा छूट गया तो क्यों छूटा, कारण बताओ, वापस पकड़ के लाओ उसको। 8वीं तक बच्चा जा नहीं सकता, 8वीं तक तो पढ़ना ही पढ़ना। नहीं, कैसे नहीं पढ़ता? यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से वो विद्यालय में नहीं आ सकता है तो 14 साल तक उसको गुरुजी घर पे जाकर के पढ़ाएंगे, बट पढ़ाएंगे। हाँ, यदि बच्चा इस तरीके से हो जाए कि वो विद्यालय में आने में समर्थ नहीं है तो घर पे जाकर के पढ़ाना पड़ेगा। RT अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2000
दो। 86वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 2002 में लाया गया है। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, पहले देखो 2002 में 86वां संविधान के तहत मौलिक अधिकार भी जोड़ दिया गया। पहले मौलिक अधिकार नहीं था ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार तो जोड़ दिया। वो तो 44वां है, वो अपने इम की लेन देनो कौन। बाणु शिक्षा की बात चल रही, संपत्ति कटू आगे शिक्षा में कोई बात नहीं। तो मौलिक अधिकार भी जोड़ ली दो और अपने कर्तव्य में भी जोड़ दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब कोई रूपरेखा तैयार नहीं बच्चे को प्राप्त करे। बच्चे जारी किया कि स्कूल में 4 महीने पढ़ो, अधिकार और मार साहब कह दिया कि इकट्ठे की है, हमारे पास कोई रूपरेखा नहीं है। किस उम्र में कहा तेरे को कहाँ ले, 18 दिन तो तू छाले चरा रही हो, अब आइयो। तो जो फिर सारी चीजें लाई गई ना, तो 2009 में एक प्रारूप तैयार किया हुआ सारा, भाई स्कूल में ये सुविधाएं होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार सबकी जिम्मेदारी है कि वहां पर विद्यालय में जो जो भी चीजें चाहिए वो सब होनी चाहिए, लगानी है उनको। फिर 2009 बना करके रख दिया और कहा कि इसको हम लागू कब करेंगे। भाई लागू करना तो अच्छा नहीं तो है नहीं कि आज राष्ट्रपति जी ने कहा कि लागू कर दो, कर दिया जाए। राज्यसभा से पारित होगा, लोकसभा से पारित होगा, दोनों से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा और फिर एक डेट निर्धारित करते हैं कि इस तारीख से लागू करेंगे। तो वो तारीख कौन सी रखी थी? 1 अप्रैल 2010। इस दिन से पूरे भारत में सही बात है। आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक पर अधिकतम कितने छात्र होने चाहिए? 1:30। एक अध्यापक पर कितने छात्र होने चाहिए? 30 छात्र होने चाहिए। हाँ नहीं, जितने हर स्कूल में ये रहता फिर 60 बच्चे हो जाएंगे, 2 टीचर रहेंगे वहां, और 2 तो वैसे कम से कम होते ही होते हैं, 2 तो होते ही होते हैं। फिर बाद में क्या कि जितने बच्चे होते रहते हैं 30:1 पर चलता रहता है। आरटी के अंतर्गत हाँ, अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेंगे, है ना। तो आरटी के अंतर्गत निजी विद्यालय में गरीब वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है? 25%। अब देखना तुम थोड़े दिन बाद में एड आएगा आरटी के तहत निःशुल्क, आरटी के तहत निःशुल्क लिखा हुआ रहता है। हाँ, तो कितने परसेंट? 25%। जैसे कि हाँ, मान लो कि 100 बच्चे पहली क्लास में लेने हैं, पहले वहां पर ऑनलाइन चलता आजकल, भाई हमारे स्कूल में पहली क्लास में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे? 100 बच्चे एडमिशन लेंगे। 100 लेंगे एडमिशन, तो 100 का 25% कितना? 25 है। तो 25 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, उनके पैसे सरकार देगी उनको। स्कूल वाले को कौन देगी? सरकार। और वो बच्चे जो आरटी के तहत, आरटी में निःशुल्क में आ गया है, एडमिशन हो गया, ये केवल पहली क्लास में होगा, फिर वो पहली से लेकर के हाँ पहले 8वीं तक था, 8वीं तक निःशुल्क है। अब इसको आगे और बढ़ा दिया, राज्य सरकार ने कर दिया कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे पहले वाले, उन्होंने कहा कि हम जिस स्कूल में जो पढ़ रहा है 12वीं तक उस बच्चे को निःशुल्क फ्री में पढ़ाएंगे। 8वीं तक की अभी इसमें थोड़ी जो कमियां रह रही है कि जहाँ 8वीं तक ही पढ़ ली है या कोई 5वीं तक ही है। अब 5वीं तक स्कूल है तो 5वीं में पढ़ने के बाद बच्चा कोई 6ठी स्कूल में जाता है तो वहां तो फीस ले रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ करो। तो कहा ठीक है करेंगे, हाल फिलहाल चल रहा है जी बढ़िया, कम से कम। हाँ तो कर रहे हैं कि जो कुछ देखो, कमियां कब पता चलेगी
जब कोई काम करेंगे तब। ये काम किया, पहली बार लागू यो 5 साल थी तो की निगलना पड़ी, सब बढ़िया चल रहा, सब जगह वाह वही हो रही थी। बच्चा छठी में गया था, पता चला अरे अब क्या होगा, अब तो इसकी फीस लग रही है। इसका भी करेंगे, बात करूंगा मैं ना। आरटी अधिनियम में शिक्षा को किस प्रकार का अधिकार घोषित किया गया? मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 के, कौन सा अनुच्छेद है? 21 के में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी अधिकार तो है नहीं, संवैधानिक अधिकार है नहीं, उपबंध है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21 ए। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम के तहत परीक्षा में फेल किया जा सकता है या नहीं? हाँ, कर सकते हैं, केवल कक्षा 5 के बाद, केवल माता पिता की सहमति से नहीं। देखो, पहले फेल नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी एक नया इसमें संशोधन कर दिया गया। हाँ, 5वीं में और 8वीं में, 5वीं के बाद उसको, 5वीं और 8वीं जो बोर्ड होता है ना, उसमें उसको हाँ वापस पूरक परीक्षा ले सकते हैं। कोई बच्चा फेल हो गया तो 3 महीने में उसकी क्या होगी? वापस पूरक परीक्षा होगी, सप्लीमेंट्री आएगी। 3 महीने बाद वापस एग्जाम लेना पड़ेगा, फिर उसको अगली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। पहले तो ऐसा है कि भले वो उपस्थित हो गया है, प्रेजेंट हो गया है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। आ गया है तो अगली क्लास में 8वीं में भी नहीं होता था। हाँ, ABCD ग्रेड चलता है। पहले ए ग्रेड वाले को समझा जाता था ठीक है, पढ़ने में ए ग्रेड वाले को ठीक माना जाता था, लेकिन अब जिसके भी ई ग्रेड आ जाता है, इस ग्रेड आ गया है, तो ई ग्रेड में क्या रहेगा? उसको वापस परीक्षा देनी पड़ेगी, ई ग्रेड वाले को। आरटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे आरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। हाँ, प्राथमिक लिखा दिया है इसमें, बाकी मुख्य उद्देश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। अगला है एनसीएफ 2020, ये हमारा नवीनतम शिक्षा नीति है। हाँ, नवीनतम शिक्षा नीति कौन सी है? 2020। और लास्ट में मुझे आप बताना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई, किस दिन से लागू की गई है, बताना। देखिए मुझे बताओगे? हाँ, स्कूल शिक्षा के लिए नई संरचना क्या होगी? 5 + 3 + 3 + 4, 5वीं तक, फिर 8वीं तक, पहले 5वीं तक रहेगी, फिर +3 रहेगा, फिर आगे +3, फिर आगे +4। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 10 + 2, 10 + 2 चल रहा है। अब नया ये है 2030 तक इसको जैसे तैसे कंप्लीट लागू कर दी जाएगी। 2030 तक जो है एनसीएफ अपना 2020 पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। एनसीएफ 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को किस रूप में देखा जा सकता है? सरल और बहुविकल्पीय, सरल और बहुविकल्पीय, इस तरीके से रहेगी। हाँ, लाइट नहीं आ रही, नहीं चलेगा, इसमें लगा दो। हाँ, अगला है एनसीएफ 2020 में पहली बार कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? पहली बार मातृभाषा और स्थानीय भाषा। अब की बार 5वीं तक का सिलेबस भी चेंज हो गया, जिसमें किताबा किसमें आएगी? मातृभाषा में आएगी। एनसीएफ 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस आयु तक विस्तारित किया गया? 18 साल तक।
अभी एन जो आरटी है उसमें 14 साल तक ही है। अरे आरटी में 6 से 14 साल है ना, 14 साल यानी 8वीं तक है। अब कहा कि धीरे 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 बढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, 8वीं पास करते हैं लाड़ियों पे भाग जाते हैं। ठीक है कि अब गुरुजी पकड़ेंगे नहीं हमारे को। पहले तो क्या गुरुजी पकड़ के रखते हैं कि 8वीं जड़ा तक पास नहीं की दी, 8वीं जड़ा तक पास नहीं करा तेरा तक कटी जाबा नहीं दू। वहां घर का ने कहा देख जो हो जाओ लो तो देखो सरकार आ जाओ लिख रहा है। हाँ 8वीं तक सबने पढ़वा को अधिकार, जो 8वीं पास होते हुए तो कप्पू शंकर। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 12वीं तक लागू कर रहे हैं इसको कि 12वीं तक तो बच्चा कम से कम पढ़ना चाहिए। तो अब कहां तक इसको विस्तार कर रहे हैं, 18। 18 कब बताओगे, एनसीएफ 2020 का जाए तो। आरटी 2009 पूछे तो 6 से 14 ही है। एनसीएफ 2020 के अनुसार सीसी का अर्थ क्या है, ईसीसी। ईसीसी पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। एक आजकल रोज चल रही होगी, कौन सा वो कोर्स आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए रहता है, अभी याद नहीं आ रहा। एक कोर्स और चल रहा है, एसटीसी होता है ना, जैसे एसटीसी से पहले एक छोटा सा और है, वो 2 साल का होता है। अब सरकार ने कहा कि देखो सरकारी स्कूल में आएगा बच्चा तो पहली क्लास में कब आएगा, 6 वर्ष का आएगा तब, 6 साल का होगा तब उसको पहली में एडमिशन दिया जाएगा। और बच्चों और इस चक्कर में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ही नहीं रहे। कहाँ नहीं रहे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नर्सरी में 3 साल का होगा ना, 3 साल का होगा तभी उसको एनटीटी कोर्स, एनटीटी चल रहा है ना, जो एनटीटी वालों के लिए ये रहे ना, फिर उनके लिए अब चलेगा कि 3 साल का होता तभी वो बच्चे गवर्नमेंट वाले वहां एडमिशन दे देते हैं, नर्सरी एलकेजी और यूकेजी। अच्छा वो 3 साल उन्हें पढ़ रही हो, अच्छा पहली में माँ का ने आएगी तो कहा कि आपने ये काम करो कि ये ईसीसी चला दो। तो धीरे 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 जो है 3 साल के बच्चे के लिए पूर्व प्राथमिक वाले हैं, प्राथमिक से भी पहले पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसका फुल फॉर्म बताना देखे, ईसीसीई इंग्लिश में फुल फॉर्म पहले याद तो था मुझे, अभी मैं भूल रहा हूं इसका। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अब थोड़ा दिन से देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में भी ये चाल ही, पति खाली है जगह, इसमें बच्चे नहीं है। एनसीएफ 2020 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सी संस्था है, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जैसे भी यहाँ तक तो 12वीं तक तो बना दिया हमने, आरबीएसई बना दिया, सीबीएसई बना दिया, सब कुछ कर दिया। पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा, एनसीईआरटी तैयार करेगा, लेकिन उसके बाद का कहे नहीं। तो उसके बाद के लिए HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ एनसीपी 2020 के अनुसार शिक्षा किस पर आधारित होगी, जिज्ञासा और कौशल पर। नेक्स्ट है एनसीएफ 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति में किस गुणवत्ता पर बल दिया गया, प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग शिक्षकों की नियुक्ति में कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, ट्रेनिंग बेस्ड। ट्रेनिंग लो, उनके पढ़ाना आता नहीं आता है फिर बाद में लो। एनसीएफ 2020 में शिक्षा को किस दिशा में ले जाने की बात कही है, शिक्षा को केवल तकनीकी, समग्र, बहुभाषिक और समावेशी। कठोर परीक्षा आधारित परीक्षा पास करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। एनसीएफ 2020 में विद्यार्थियों के लिए कितनी भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, 3 भाषाएं। कौन कौन सी, हाँ अंग्रेजी और दूजी राज्य भाषा और तीसरी कौन सी हो जाएगी, इंग्लिश। हाँ अगला देखें,
शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार 21A में। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में? तो ये भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व यहाँ क्या लेने आया? इसका क्या उद्देश्य है? तो आदर्श बताना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आदर्श बताना, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य होता है। और मौलिक कर्तव्य कौन सा? शिक्षा से संबंधित हो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, यह मौलिक कर्तव्य है। एंड शिक्षा का मौलिक अधिकार कब संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। राजस्थान में शिक्षा सबसे पहले किस सूची में था? संविधान में शिक्षा पहले संघ सूची में था, अब समवर्ती सूची में हो गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान आ गया। ये शिक्षा किस में रखा गया? तो समवर्ती सूची में। हाँ, समवर्ती सूची में, केंद्र और राज्य दोनों में है। पहले किसमें था? पहले राज्य सूची में था। हाँ, पहले राज्य सूची, संघ में नहीं था। पहले शिक्षा किसमें था? राज्य सूची में। सही करना इसको। पहले किसमें था? ये केवल राज्य सरकार इस कानून बनाएगी। जब केंद्र को ध्यान आए और तो राज्य वाला हमारे बेटे कुछ कर ही नहीं रहे, इनके हाथ में है। फिर 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में लेके आ गए। केंद्र भी कानून इस पर बना सकती है। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3। 4 में तो नीति निर्देशक तत्व है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना किसका दायित्व है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, अभिभावक का, सभी का, सबका अधिकार है, दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। केंद्र सरकार योजना लाएगी, ठीक है। धीरे धीरे अब जाता है कि बीच में मुद्दा आ गया कि सर पढ़वा तो राजा वाले माका ने ड्रेसा का क्या कौन है, तो आपको पता हो पिछले ड्रेस भी दे रहे हैं। हाँ, रोटियां भी बहुत है, बच्चा भूखा नहीं रह सकते, वहां पे दूध भी पिलाते हैं। संविधान में शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है? 43। अब नहीं है ये, है ना। शिक्षा से संबंधित तो है। पहले क्या है कि ये था 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान करे, ये था। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार जोड़ ही दिया गया, भाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अभिभावक और स्थानीय सरकार सबका दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मौलिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो फिर 6 से 14 तो यहां से हटा दिया 45 से। अब यहां पर रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष से पूर्व है, यानी स्कूली शिक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था करे, ये बात रखी हुई है अभी। तो ये भी धीरे धीरे लागू हो रही है। तो ये भी जब पूरा ये अधिकार बन जाएगा तो फिर और चेंज करेंगे इसमें। तो अभी क्या है 45 में? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है 45 में, बस। तो ये हमने मोस्टली देखे हैं। यदि ये आपको आ गया है, ये देख लिया है, तो अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। और